नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो है गांधी जयंती स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ नेशन गांधी जी के बारे में और उनसे जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में, क्योंकि आजकल आप एक ऐसा माहौल देख रहे हैं जिसमें गॉडसे, वीर सावरकर, गांधी जी, इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सबसे जरूरी यूपीएससी के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मौजूद है यूपीएससी मेंटोर प्राची मिश्रा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जैसे कि ऑलरेडी सर ने आपको बताया है कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही। और मैं आपके इस पॉइंट से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी आजकल क्रिएट की जा रही है ये अलग लेवल पर है कि हाउ कैन बी अ फादर ऑफ नेशन, जिसने हमें फ्रीडम दिलाई, जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। ऑफ कोर्स किसमें इतना पावर था कि ये काम कर सके। तो वो जो पावर पर्सन है उसको आप एक तरीके से पूरी सोसाइटी से नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उसके ऊपर क्वेश्चनिंग क्रिएट कर रहे हो। कुछ कंट्रोवर्सीज है उनको लेकर के, वो मैं मानती हूँ जरूर, लेकिन हमें इस फैक्ट से भी रूबरू रहना चाहिए कि उन्होंने ही हमारे देश को आजाद करवाया है और ही इज एक्चुअल फादर ऑफ नेशन। एक्चुअली मैं वहां आने से पहले ना हमारे व्यूअर से आपको मिलाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपके बारे में पढ़ रहा था जी सर। तो मैंने देखा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी जी जी। और आपने अपने फादर के सामने एक प्रपोजल रखा कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, और उन्होंने सरासर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपको करना भी था। तो जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने घर को छोड़ा, आप दिल्ली में गई, आपने कोचिंग की। तो वो जो टिपिकल रास्ता था वो एक बार आप मेरे दर्शकों को बताइए। श्योर। एंड ये वाकई मेरी पर्सनल लाइफ का वो पहलू है, शायद ही बहुत कम लोग जानते, लेकिन जैसे ही मैं जो स्टॉक पे गई तो काफी सारे लोग जानने लगे इस पहलू के बारे में। तो हुआ ये था कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सर, आप भी जानते हैं हमारी सोसाइटी कितनी डाइवर्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है सोसाइटी में। जो वुमेन राइट की जब हम बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में आ जाता है कि अगर महिलाओं को कोई प्रोफेशन चूज करना है तो सुटेबल है कि आप बैंकिंग में चले जाइए, सुटेबल है कि आप टीचर बन जाइए जाकर के, सबसे सुटेबल है। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली आई एम अ टीचर, मैं टीचर ही हूँ अभी, लेकिन मेरा जो एम था स्टार्टिंग से फ्रॉम दी 9th क्लास आई वाज प्रिपेयर्ड दैट कि मुझे यूपीएससी करना है। और मैंने यूपीएससी की तैयारी में ही अपने आप को रमाना शुरू किया, उसी अकॉर्डिंग मैंने अपना सिलेबस चूज किया। मैंने बीए किया जबकि मैं साइंस स्ट्रीम से थी, पीसीएम था मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे यूपीएससी में जाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरे मामा का था एक्चुअली, क्योंकि बचपन से मैं अपने मामा के साथ रही हूँ एंड दैट पर्सन इज माई रोल मॉडल, क्योंकि उनको मैंने ग्रो होते हुए देखा है, उनका डिटर्मिनेशन मैंने देखा है, उनकी पावर मैंने देखी है। और उन्होंने ही ये बीज मेरे अंदर एक तरीके से बोया था कि हाँ यूपीएससी करेंगे, डीएम बनेंगे जा करके। और वो जो पावर मैंने देखी डीएम की, पढ़ना शुरू किया फ्रॉम 8th 9th क्लास, रिसोर्सेज मैंने देखी। तो दिल्ली इज अ हॉटस्पॉट सर, आप जानते ही हैं। मुखर्जी नगर का नाम आ जाता है, ओआरएन ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम आ जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे यहीं जाना है और यहीं से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं अपने लोकल एरिया में घूम चुकी थी। लोकल एरिया हमारा शुक्लागंज पड़ जाता है वहां पे, तो वहां पे इतनी बेटर कोचिंग्स थी नहीं। तो आई वाज लाइक कि मुझे यहाँ जाना है, प्रिपरेशन करना है। घर वालों को मैंने बताया भाई कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं उतना दूर हम भेज नहीं सकते हैं, एक तो हमारा फाइनेंशियल इश्यूज है, प्लस कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे। और मैं थोड़ी बागी टाइप की इंसान रही हूँ स्टार्टिंग से, मैं घर वालों की बात ज्यादा नहीं मानती थी। तो उनको लगा कि नहीं ये जाएगी और कुछ गड़बड़ करेगी जाकर के, और इसे करना वरना कुछ है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि वो एक तो ट्रस्ट इश्यूज थे उनको मेरे ऊपर, दूसरा ये था कि वो लड़की वाला फैक्टर पड़ जा रहा था कि मैं लड़की हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उतना दूर भेजें कैसे, और सिक्योरिटी पर्पसेस। मैं मानती हूँ कि सारी फैमिलीज में आजकल ये सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत बेटर तरीके से अपने आप को जानते हो, आप अपनी सोसाइटी को बेटर तरीके से जानते हो, तो आप उन चीजों को डील कर लेते हो एक पॉइंट पे जाकर के। लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो होता है फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली ही सपोर्ट में नहीं है, आप कोई भी स्टेप लोगे, आप कोई भी काम शुरू करोगे, तो वो काम डबल मेहनत मांगता है आपसे। एक तो फैमिली सपोर्ट नहीं, दूसरा मैंने घर छोड़ दिया क्योंकि मुझे यूपीएससी करना था। लड़ाई हुई मेरे घर से, मैंने कहा मैं तो करूंगी और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मत करो। अच्छा, आप बता के गई थी या बिना बताए घर को छोड़ दिया? नहीं, मैं बिना बताए गई। अगर बता के जाती तो घर छोड़ना नहीं होता ना सर, फिर तो ये होता कि बता के मैं आ गई। तो मैं एक तरीके से बिना बताए घर से निकली और 18 दिसंबर 2018 को
10 दिसंबर 2018 को 11 में पहुंच गई थी दिल्ली में। तो यहाँ पे आना हुआ मेरा, और फिर जैसे ही मैं पहुंची, क्योंकि मैंने एक आध कोचिंग सर, मैंने बताया ना 9th क्लास से जो इंसान रिसर्च कर रहा है, और जब मैंने घर छोड़ा तो उस टाइम में MA सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने कितना टाइम उसके बारे में रिसर्च किया होगा, कितने टीचर्स मेरे माइंड में आ गए होंगे। मैंने तो अपना मेंटोर तक सेट कर लिया था कि भाई पर्टिकुलर ये सारे, मैं नाम नहीं लूंगी प्रेजेंटली, अभी वो स्टडी IQ में है, पढ़ाते हैं, तो ही वाज कि मुझे वो सबसे बेटर टीचर लगे। मैंने कहा इनसे पढ़ना है जा करके मुझे, तो मैंने पढ़ने के लिए अपना घर वगैरह बैग वैग पैक किया और मैं दिल्ली आ गई। बहुत ज्यादा तो मनी नहीं थी मेरे पास, तो मुझे वहां पे वर्क करना पड़ा ऑफ कोर्स। तो फ्रॉम दी फर्स्ट डे जब से मैं दिल्ली में उतरी हूँ, कदम रखा है मैंने सर्चिंग शुरू करी। पहले तो मैं उस कोचिंग में गई जो मेरे माइंड में था, कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी अपनी प्राइवेसी है। जैसे ही मैं कोचिंग में गई मुझे पता चला यार शायद I choose a wrong place, मतलब इतने सालों की जो रिसर्च थी, का जो रिसर्च था शायद वो फेल हो गया। बट मैं इस बात पे जरूर प्राउड फील करती हूँ कि आई एम नॉट द पर्सन जो रील से मोटिवेट हुआ था। मेरा रियल मोटिवेशन था कि मैं कर लूंगी, और इसीलिए मैंने घर भी इस तरीके से छोड़ा था। तो मैं आ गई, जैसे ही मैं कोचिंग पहुंचती हूँ मुझे पता चलता है कि नहीं यार, ये तो शायद मेरा डिसीजन इस कोचिंग को चूज करने का गलत है, लेकिन मैंने जो पर्सनल डिसीजन लिया है वो मेरा गलत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने डिसीजन पे शक कर, जिस दिन आप अपने डिसीजन पे शक करने लगोगे ना, आप वो काम ही नहीं कर पाओगे, सेल्फ डाउट आ जाएगा। फिर आप भले ही कितने भी प्रिपेयर हो, आप 100% नहीं दे पाओगे उसको। तो वो मैंने सेल्फ डाउट आज तक नहीं आने दिया अपने अंदर, और यही रीजन है कि शायद हम आप साथ में बैठ के बात कर पा रहे हैं, राइट। तो आ गई यहाँ पे, सर्चिंग शुरू करा मैंने कि भाई मुझे जॉब करना है। लकीली मुझे जॉब मिली, एंड वो पहली सैलरी मुझे आज भी याद है, 9,000 रुपए में मैंने जॉब करी थी इन दिल्ली आकर के, और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। सो यहाँ से मेरा UPSC जर्नी शुरू होता है। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल तरीका था, क्योंकि उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी चीजें हुई। मेरे फादर ने बात करना बंद कर दिया मेरे से, 1-1.5 साल उन्होंने बात नहीं करी। अड़ोसी पड़ोसी कहते थे इनकी लड़की भाग गई है, एक लड़के के साथ भाग गई है, बिकॉज आवर सोसाइटी कांट एक्सेप्ट दैट वुमेन लेफ्ट हाउस फॉर अ स्टडी, दैट्स मैटर। कि वो भाई पढ़ाई के लिए कौन घर छोड़ता है लोग तो घर छोड़ते हैं कि जाना है उनको, इसके साथ भाग गई होगी उसके साथ। तो वो कंट्रोवर्सी काफी लंबे समय तक चली, जब तक मैं उनको यहाँ कैमरे पे नहीं दिखने लगी, पढ़ाती हुई नहीं दिखने लगी, तब तक ये सारी चीजें चलती रही। अच्छा, आज आप UPSC मेंटोर है, तब आप एक स्टूडेंट थी जी, आज एक मेंटोर है जी। तो जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं तो वो दिन याद आते होंगे आपको? ऑफ कोर्स याद आते हैं, और मुझे लगता है मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ। मैं आज भी ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी मेंटोर बन चुकी हूँ और मैं उनसे अलग हो गई हूँ। मैं उनके साथ कनेक्टेड फील कर पाती हूँ, और मुझे लगता है तभी मैं उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं उनको ऐसे देखती हूँ कि यहाँ पे मैं थी तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो मुझे नहीं मिली, और उनकी लैकिंग्स रही, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पाई हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही कि मुझे कई बार सही गाइडेंस नहीं मिल पाई है। तो उन सारी कमियों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये बच्चा मेरे सामने बैठा है ना, तो मैं उसको ये कमी तो नहीं फील होने दूँ जो मुझे नहीं मिल पाया, वो मैं इन सबको ऑफ कोर्स देके रहूंगी। लाइक मुझे लगता था कि मेरा ज्योग्राफी सेगमेंट बहुत वीक है, ये आज भी मैंने अपनी क्लास में बता के आई हूँ कि मेरा मैप सेक्शन बहुत वीक था। कई बार मैप की वजह से मेरा जो एग्जाम है वो नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई। तो मैं उनको हमेशा जब भी पढ़ाने जाती हूँ मैं कहती हूँ मैप साथ में रखना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ देखते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ आई थिंक, एंड मैं सीख रही हूँ बहुत बेटर तरीके से, अच्छी चीजें सीख करके, और मुझे लगता है और अच्छी जगह पे भी मुझे पहुंचना है। अच्छा, जब मैं UPSC के बारे में पढ़ता हूँ ना, मैंने तो एक्चुअली प्रिपरेशन भी नहीं की, और मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे लगता है मेरा IQ उतना नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैंने जितना UPSC को पढ़ा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि करंट अफेयर ना बड़ा मुश्किल सा टास्क है जो आप पढ़ाती हैं बच्चों को जी। तो $1 बिलियन क्वेश्चन था कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर। एग्जैक्टली और ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन भी रहता है हमेशा UPSC सेगमेंट का, और आगे आने वाले समय भी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे होता ये है कि जो करंट है वो मान लीजिए कि करंट आधार में समझती हूँ इसका आधार इसलिए क्योंकि करंट आपका IR से जुड़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस चर्चा में रहते ही रहते हैं, अभी भी चल ही रहे हैं सारे। करंट आपका जुड़ा होगा इकोनॉमी सेगमेंट से, जो भी UPSC में क्वेश्चन आता है ना, वो इकोनॉमी का क्वेश्चन आप देखोगे वो इकोनॉमिक करंट ही होता है। बेसिक्स उतना नहीं पूछा जाता है इकोनॉमी में जितना करंट आता है आपका। साइंस एंड टेक क्वेश्चन में आ जाइए, वो भी आपका करंट ही होता है प्री में जो पूछा जाता है। प्लस जब हम मेंस का प्रिपेयर करने जाते हैं
तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करंट से नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसने पूछ लिया कि इनके रिलेशन, वो आईआर का मुद्दा पूछेंगे, लेकिन वो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछते हैं, उसमें ऐड कर देंगे करंट के सिनेरियोज। मैंने पहली लाइन आपकी लिखी है टॉक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड नेक्स्ट व्हाट इज द ऑपरेशनल थिंग्स अभी जो हुई हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, क्या ये पूछेगा आपसे। तो मेंस में भी आपको करंट प्रिपेयर करना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है करंट में कि कैसे पढ़े हम कि उसका लिंकेज अच्छे से हम बना पाए। तो करंट इज लाइक कि आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसी सेगमेंट में करंट का एक मुद्दा बताऊंगी आपको। चाबार पोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, जो सैंक्शंस थे वो इम्पोज हो गए हैं। तो अब इंडिया ने उसमें $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन चाबार पोर्ट। इंडिया एंड यूएस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप जानते हैं। डायरेक्टली इससे यहाँ पर जो यूएस का कहना है कि भाई हमने तो ईरान पर इसको पॉलिटिकली साइडलाइन करने के लिए और उसका इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड उसको वीक करने के लिए काम किया है, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक तरीके से निशाना तो इंडिया पे भी साधा गया है, ठीक है। अब हमने वहां पर अपना कॉरिडोर एक शुरू किया था, INSTC कॉरिडोर, जिसके थ्रू अगर हम स्वेज नहर से व्यापार करते थे तो 50% एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगती थी हमारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। हमारे जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इन कॉरिडोर्स के बारे में, IMEC कॉरिडोर है उसके बारे में। अब अगर हम वो चाबार पोर्ट का $1 मिलियन नहीं निकाल पाए, 10 साल का मेंटेनेंस का पैक्ट भी हमने 1 साल पहले साइन किया है, अब हमें वही ट्रेडिशनल रूट अपनाना पड़ा, तो जो 50% कॉस्टिंग अभी रिड्यूस हो रही थी, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुआ था इंडिया में वो सब डूब जाएगा, उससे समस्याएं आएंगी। और ये इतना हॉट टॉपिक है कि आपका पूछा जाएगा यूपीएससी में, चाहे आपसे वो इंटरव्यू में पूछ ले, चाहे मेंस में कनेक्ट करके पूछ ले, चाहे आपका जब ये जो IMEC कॉरिडोर पढ़ते हैं, INSTC कॉरिडोर्स पढ़ते हैं, तो चाबार पोर्ट की लोकेशन आसपास मेडिटेरियन सी इनके बारे में पूछ लें, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये सीधा है कि बनेगा ही बनेगा। करंट अफेयर कुछ उस तरीके से कि आप युद्ध में लड़ रहे हैं, हाँ, तो आपको नाक कान सब कुछ खुले रखने, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है और कहीं से कुछ भी आपका पूछा जाएगा। ये ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है करंट, जैसे मैंने बताया कि भाई मैप्स प्रिपेयर रखना है, मेडिटेरियन सी के आसपास की चीजें आपको प्रिपेयर रखनी है, ब्लैक सी कहाँ पर है, अगर हम इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं तो डेड सी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो ये सारे मुद्दे जो है ना, ये सब आपके करंट से, जो करंट इज अ बेस जहां से सबको कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। और इसीलिए जब करंट प्रिपरेशन की बात आती है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मतलब आप अकेली बहुत सारे टीचर्स का काम करती है। एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ये कि मैं सारे टीचर्स का काम कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सारे टीचर्स की जॉब्स वगैरह खा सकती हूँ। बस थोड़ा है कि उसमें मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा आपको प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, मैं ना महात्मा गांधी जी पे आता हूँ जी। आजकल आप एक माहौल देख रही हैं कि गांधी जी के बारे में ना दो लोगों की जो राय है वो दो तबका हो गया है। हाँ। एक तो कहता है कि गांधी जी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिपेंडेंस में, एक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं था, वो उस टाइम पे मतलब एक राजशाही तरीके से रहते थे, अंग्रेजों के साथ में मिलना जुलना था। आपकी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि आपने यूपीएससी पढ़ा भी है, पढ़ा भी रही है, तो गांधी जी की क्या कंट्रीब्यूशन लगती है आपको? पहले तो मैं जो 2 अक्टूबर को, जैसे कि ये आने वाला है, सो आज 2 अक्टूबर है, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वो हमारे नेशन के फादर कहे जाते हैं और वो हमेशा ही रहेंगे, वो है, मेरी नजरों में वो है, यूपीएससी की नजरों में भी वो फादर ऑफ नेशन है और वो हमेशा रहेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस माइंडसेट के साथ हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी यूपीएससी प्रिपेयर करने में भी। अब आ जाते हैं नॉर्मल पर्सन की जो राय बन रही है उसके बारे में, जो इस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है, ठीक है, बहुत गहरा है मुद्दा। आप बंगाल फाइल्स देखने चले जाओ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं सोसाइटी में लोग। वहां पे गांधी जी को एज अ विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश किया गया, उस मतलब फादर ऑफ नेशन को आप विलन बना रहे हो आप, ये गलत है, मैं इसको सरासर गलत मानती हूँ। देखिए कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं, आप अगर वीर सावरकर को कह रहे हो कि वो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ कंट्रोवर्शन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है, लेकिन बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इस वाले पॉइंट से मैं अग्री नहीं करूंगी। रीजन ये है कि वो 1911 से 1919 तक जेल में रहे, ठीक है, वो माफीनामा ही लिख रहे थे जेल में रह करके। ये कहा जाता है कि गांधी जी ने उनको आजाद कराने के लिए कुछ नहीं किया, उनको जेल से निकालने के लिए कुछ नहीं किया, जो सावरकर ब्रदर्स थे, जबकि 1920 में गांधी जी द्वारा ही माफीनामा तैयार किया गया था, भेजा गया था, उन्होंने अपने फुल ट्राई किया उनको बाहर निकालने के लिए।
ठीक है। अच्छा, लोग तो, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह जी को फांसी ना होती। हाँ, ऐसा कई बार कहा जाता है कि गांधी जी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अब मैं ये इस पॉइंट पे आऊंगी। गांधी की आप देखो जो मूल उद्देश्य उन्होंने दिए वो क्या है, सत्य अहिंसा पर आपको चलना है। जिस इंसान का पूरी ये जो उसने आंदोलन चलाया है उसका बेस ही सत्य और अहिंसा हो, और मुझे लगता है अहिंसा का जो पॉइंट उन्होंने रखा वो बहुत सही रखा था। आप अंग्रेजों की पावर देखिए उस टाइम, स्टार्टिंग से अंग्रेजों की पावर नहीं होगी, धीरे धीरे उनके साथ मेलजोल तो हमारे ही एंशिएंट जो इंसिस्टर्स राजा वगैरह रहे उन्होंने लालच में बढ़ाया, उन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी जो भी पावर्स थी उनको शिफ्ट करने लगे। 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसके बाद देखते हो कितने सारे चेंजमेंट्स आते हैं, और उसके बाद हमें 1935 भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी ही कुछ गलतियां थी कि हमने लालच में अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में, अपने राज्य को बढ़ाने के चक्कर में अपनी पावर्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब ये कहा जाता है कि हम उनकी चाल नहीं पहचान पाए। ऑफ कोर्स आप अपनी चाल नहीं पहचान पाए, मतलब आप चाहते थे एक्सपेंशन तो इसलिए आप उनके सपोर्ट में आए, लेकिन उसका उन्होंने फायदा उठाया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तब हमारे समाज में बहुत सारा विभाजन था, और वो आपको 1947 के दिन भी देखने को मिलेगा, और 1947 के दिन तो वो विभाजन बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर इतनी क्लासेस हैं, इतने वर्ग हैं, ठीक है, प्लस इतने सारे ये डिस्पैरिटीज वाली चीजें हो जाती हैं कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है। आप एंशिएंट इतिहास बहुत अच्छे से जानते हैं। उस समय में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा एक अपने पीछे लोगों की फौज ला करके खड़ी कर दी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। ये पावर किसके अंदर था? गांधी जी के अंदर। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हम भगत सिंह की बात करते हैं। भगत सिंह ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मैं वाकई उनके जो थॉट्स थे उन सारी चीजों को मैं मानती हूँ। मैं उनको फ्रीडम फाइटर मानती हूँ, एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर मानती हूँ कि उस एज में उस व्यक्ति ने, जब कहते हैं वो जवानी का दौर था, उसने अपनी जवानी स्वतंत्रता दिलाने में देश को लगा दी। तो वहां पर भी गांधी जी ने कुछ प्रयास किए। पहले भी गांधी जी द्वारा यहाँ पे बताया गया था कि हमें इस तरह से आंदोलन नहीं करना है, हमें एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि हमारे आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वही हमें शांति से बैठ करके सारे काम करने। अब जब हमारे सामने इतनी बड़ी फौज है जिनके पास गन्स हो जाती हैं, जिनके पास गोला बारूद हो जाता है, आप बनाने का ट्राई कर रहे हो, आपके पास है नहीं, आप अहिंसा में उतरोगे तो वो हम पे भारी पड़ेंगे। तो वहां पे सबसे ज्यादा सही क्या था कि आपको वही अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना, जहां पे इनकी जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने हमारे ऊपर यूज किया, हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं। लेकिन आज भी सरकार जब आंदोलन यहाँ पे होते हैं, जंतर मंतर में इतने सारे आंदोलन होते हैं, तो क्या वहां पे कोई गन लेकर के बैठता है क्या? आज भी तो आप वही आंदोलन कर रहे हो। अरेस्ट कर लेगी गवर्नमेंट, आप अरेस्ट कर लेती है गवर्नमेंट आपको, लेकिन अगर शांति से बात करो तो आपको अरेस्ट नहीं करती है। आज भी आप वही तरीका अपना रहे हो आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का, आज भी आप वही तरीका अपनाते हैं, और उस तरीके को आप क्वेश्चन उठा रहे हो वहां पे। तो रही बात, अगर मैं बात करूं कि भगत सिंह की फांसी की, तो उन्होंने उनको ये राय दी थी कि आप इस तरीके से रिबेलियस होकर के ये कार्य मत करिए। नरम गरम दल हुआ था, आपके 2 दल बने थे उसके बाद, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी चीजें रखी, कुछ उनकी चीजें रखी, एंड इसकी वजह से ट्राई भी किया गया, सम्मेलन भी हुए, गए भी, गोलमेज सम्मेलन में भी गए, लेकिन कुछ कारण रहे जिनकी वजह से वो पास आउट नहीं हो पाए। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम उनकी वजह से उन्हें फांसी हुई। वो मेन एक कारण नहीं बता सकते उनको कि उन्होंने ही फांसी दिलवाई थी, नहीं, ट्राई उन्होंने किया था पूरी तरीके से। अब उस टाइम उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, हुकूमत, सम्मेलन चल रहे थे, हमें देश को आजादी दिलानी ही दिलानी थी, वरना बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स फंस रहे थे जहां पे उन्हें लग रहा था कि यार अभी ये रिजोल्यूशन पास होने वाला है, कहीं रुक ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रही। कुछ लोग उस पॉइंट को गलत मानते हैं कि उनको एकदम एक तरफा हो जाना चाहिए था, कड़ी नीतियां अपनानी चाहिए थी। तो फिर अगर हम वही कड़ी नीति अपनाते जो इतने सालों का फिर हमारा संघर्ष था, वो फिर साइडलाइन हो जाता, तो शायद देश को जो आजाद कराने वाली बात थी वो 10 साल और पीछे चली जाती। इसलिए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ना चुन करके एक ग्रुप को चुना था। ये एक मेन रीजन था, उन्होंने ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी, पर्टिकुलर एक पर्सन। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, क्या इसी की वजह से ही हो रहा है सब कुछ? हाँ, मैं कहना चाहूंगी सच में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। अच्छा, मैं भी व्हाट्सएप यूज करती हूँ, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो, कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक मैं कोई लाइव सेशन ले रही हूँ और लाइव सेशन में मैंने कुछ कह दिया। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि मैं लाइव सेशन ले रही थी एंड एक लड़की पास्ट प्लेटफॉर्म से न्यू प्लेटफॉर्म जहां मैंने ज्वाइन किया वहां पर आई, तो कहती है कि आप एंटी जो मुस्लिम
चीजें हैं वो बोलती हैं, मतलब आप मुस्लिमों के खिलाफ हैं ज्यादा। उसने उस टाइम ये नहीं बताया कि इंसिडेंट्स क्या हुए थे। अगर आप नहीं जानते हो कि किसी ने मेरे सामने से बदतमीजी करी है तो मैं उसको, चाहे मेरे से कोई हिंदू बदतमीजी करे रिस्पॉन्स दूंगी, मैं मुस्लिम बदतमीजी करेगा तब भी वही रिस्पॉन्स दूंगी। लेकिन अगर मैंने उसको वो रिस्पॉन्स दे दिया तो मैं एंटी मुस्लिम कहलाने लगती हूँ। ये चीज गलत है। जैसे आजकल चल रहा है कि एक पार्टी के विरोध में आप बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल हो गए, एंटी नेशनल हो गए। आप अगर पार्टी के विरोध में बोल दो, अगर आप किसी पार्टी के सपोर्ट में बोल दो तो आप फिर उस पार्टी के गोदी मीडिया हो जाते हो। ये दोनों चीजें चल रही हैं। आप अगर अगेंस्ट हैं तो इसका मतलब कि आप नेशन के अगेंस्ट हैं, आप सपोर्ट में हैं तो आप गोदी मीडिया हैं। आप अगर दूसरी पार्टी का समर्थन कर देते हैं तो आप उस पार्टी के आप उस पार्टी के चमचे हो जाते हैं। तो आजकल की जो जनता है ना, उसने अपना लॉजिक खो दिया है। जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदू पे। वो सिर्फ बंगाल फाइल्स देख करके आते हैं और वही थिएटर में बैठ करके महात्मा गांधी जी को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। दैट्स रियलिटी। देते हैं गालियां। मैं अपने कानों से सुन करके आई हूँ, क्योंकि मैं भी बंगाल फाइल्स मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आज की इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टाइम में और ये जो जैन जी चल रही है, ये जैन जी ऐसा मानती है कि जो गॉडसे थे वो एक हीरो थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बोझ थे और गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के बड़ा अच्छा काम किया था। तो क्या सच में एक फादर ऑफ नेशन को गोली मारने वाला हीरो हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सरासर नहीं हो सकता है। आप देखिए, आपके और मेरे विचारों में अगर मतभेद है तो क्या मैं आपको गोली मार दूंगी? नहीं, बिल्कुल। हम मिल करके भी तो समाधान निकाल सकते हैं ना किसी चीजों का। गोडसे को ये कहा जाता है कि वो आरएसएस माइंडसेट के थे, थोड़ा सा वो आरएसएस ग्रुप से जुड़े हुए थे। वो हिंदुत्व और इनकी चीजों में ज्यादा रहते थे। आप देखोगे शुरुआत से दोनों में क्लैश नहीं था, दोनों साथ साथ में थे। लेकिन जब ये पार्टीशन वाली बात आती है तब वो उनके ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उनका मानना ये था गोडसे का कि आपको ना अब पावर यूज करनी चाहिए। किसकी? मतलब थोड़ा सा हिंसा यूज करनी चाहिए। आप मुस्लिमों के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर मुस्लिम हमें मार रहा है तो हमें भी मुस्लिम को मारने दीजिए। लेकिन उस टाइम वो एक बात कहते हैं कि अगर हम मारेंगे और वो भी हमें मारेंगे तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो हम किसके लिए ये नेशन आजाद कराना चाह रहे हैं? किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं? सिविल वॉर हो जाएगा। ये सिविल वॉर एक तरीके से हो जाएगा और ये फिर कभी रुकेगा ही नहीं। आप देखो, चाहे दुनिया में बड़े से बड़े कितने भी युद्ध हुए, अभी रशिया यूक्रेन चल रहा हो, चाहे आपका फिलिस्तीन इजराइल वाला मुद्दा है, किस पे खत्म हुआ आकर के? अभी यूएन में रिजोल्यूशन पास किया गया 2 स्टेट थ्योरी का कि भाई फिलिस्तीन अलग है, इजराइल अलग है। समझौता हुआ, करना ही पड़ेगा समझौता। हर एक चीज समझौते पे आके खत्म होती है, सिंपल सी बात ये है। वो तो हम सोसाइटी में भी देखते हैं कि झगड़ा करने के बाद फिर वो एक जगह ही बैठते हैं। तो सेम ये सारी चीजें होती ही होती हैं। अब वीर सावरकर की जब आपने बात उठाई तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया है, वो भी बता दूंगी, देन फिर हम गोडसे पे भी आते हैं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने हिंदुओं को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। क्यों किया आपने? आप देश की आजादी नहीं, हिंदुओं की आजादी चाह रहे थे। और क्या उस देश में सिर्फ हिंदू रह रहे थे? देश सबका था। देश सबका था। आपने भारतीय होने की भावना से सर्वोपरि रखा कि हम हिंदू हैं। आपने भारतीय होने की भावना से सर्वोपरि रखा कि हम मुस्लिम हैं। और यही रीजंस रहे कि हम विभाजित हो गए। तो आप वीर सावरकर को जो ये कहते हैं कि बहुत बड़े वो फ्रीडम फाइटर थे, और मैंने बोला कि देखिए, मैं फ्रीडम फाइटर उस तौर पे नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा बड़े थे, क्या चीज रही, लेकिन आपको देश हित सोचना चाहिए था। आपको एक ग्रुप का हित नहीं सोचना चाहिए था। और जिस दिन आप ग्रुप का हित सोच रहे हो तो फिर फ्रीडम फाइटर पूरे देश के कैसे हो गए? हिंदुओं के फ्रीडम फाइटर में आपको कह सकती हूँ कि आप थे। फिर तो एक समाज के एक तबका के आप हो गए खाली बस। और गांधी जी वो व्यक्ति था जिसने हर एक तबके को उठाया। शूद्र किसने, हरिजन शब्द किसने यूज किया? गांधी जी ने यूज किया। गांधी जी ने बाकायदा काम भी किया, हरिजनों की सफाई भी की, सब कुछ किया उन्होंने, सारे काम किए हैं गांधी जी ने। वरना उनको अभी की जो उनकी स्थिति है और जो पहले की आप स्थिति थी, क्या कंपेयर कर पा रहे हैं? कि सिर्फ जो शूद्र वर्ग था उसको सिर्फ नाली साफ करने के लिए, जूते साफ करने के लिए इसी तौर पर देखा जाता था। तो वो व्यक्ति था जो सारे वर्ग को एक साथ लेकर के आया। क्योंकि जब तक, मान लीजिए अभी जो देश का हाल है कि वर्ग डिवाइड हो रहे हैं, यही हाल आगे तक रहा तो आप क्या इमेजिन करते हैं? मुझे तो यही लगता है कि भारत कई सारे टुकड़ों में न बट जाए अगर यही हालत चलती रही। एग्जैक्टली।
हम पंजाब में देख रहे हैं खालिस्तानी मुद्दा चल रहा है, इधर बंगाल में अलग अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है, उत्तर प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड कर दो, आए दिन कहा जाता रहता है, और हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, वो चल ही रहा है। तो इस तरीके से जब अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो आप एक देश कैसे बन सकते हो? और एक देश बनाने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी जी था, उसने वो बेहतर काम किया है। गोडसे जी के साथ सेम यही चीज थी, विचारधारा मैच नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला कि इन्होंने देश को डिवाइड कर दिया, अगर ये चाहते तो जिन्ना पर अपनी पावर का यूज कर सकते थे, जैसे वो लोग कत्लेआम मचा रहे थे वैसे आप भी कत्लेआम मचाते तो वो हम बच जाते। लेकिन वो कत्लेआम कितने दिन तक चलता? आप बंगाल फाइल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को, महिलाओं को, उनको बेआबरू किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनकी बॉडीज को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं बची थी, गिद्ध खा रहे थे बॉडीज को। तो ये सेम चीजें दोनों ग्रुप में हो रही होती तो कितने समय तक ये चीजें हो पाती? शायद आजादी के बाद हम लाशें ही उठा रहे होते अगर ये सब चलता। कह सकते हैं। तो ये बहुत भयावह सिचुएशन हो जाती है, लेकिन हम इस पहलू को सोचना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये सोचना चाहते हैं कि हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो दिया गया हमें बस वही पढ़ना है। जो जेन जेड है हमारा, मैं जानती हूँ कि जेन जेड का खून नया है भाई, आप नई दुनिया में है, नेपाल का विद्रोह जेन जेड ने किया, मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ। मैं नेपाल में जो जेन जेड आंदोलन हुआ उसका भी समर्थन कर रही हूँ। रीजन इज दैट कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई अपनी, लेकिन मैं उस चीज का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि वहां पे हिंसा की गई। पूर्व प्राइम मिनिस्टर की जो बीवी थी वो जिंदा जल करके मर गई, ये इसका पहलू नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें अहिंसा के थ्रू अपने मार्ग पर जाना चाहिए, ताकि ये जो 18-19 लोग मरे, 20 लोग मरे, इनकी भी तो जाने गई है ना, इनकी तो फैमिलीज रो रही होगी ना। मैं और आप शायद उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि उस टाइम का दर्द क्या रहा होगा जो वो व्यक्ति दूरदर्शी होकर के सोच पा रहा था। गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो आगे का सोच करके चलते थे कि कब क्या चीजें होंगी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि भाई हमारे साथ अगर ये चीजें रही आगे तक तो हम क्या कर पाएंगे। मतलब इतना कंट्रीब्यूशन के बाद, जैसे कुछ चीज और लोगों की मैं बातें सुनता हूँ कि आजादी तो हमें 2014 के बाद में मिली है, तो मुझे लगता है कि या ऊपर वो देखते होंगे महात्मा गांधी, तो वो क्या कहते होंगे कि इन लोगों के लिए मैंने देश आजाद किया। ये तो सर लिटरली बहुत अलग लेवल की बात है, और ये सच में मुझे पता है आजादी 2014 के बाद का जो नारा लगाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। मैं तो इसके समर्थन में नहीं, ना मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के समर्थन में हूँ। और रही बात, अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, तो मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बी फ्रैंकली। सब कोई भी पार्टी आती है वो अपने थ्रू अपने अपने काम करती है, चाहे बीजेपी हो वो अपने काम कर रही है, चाहे कांग्रेस हो वो अपने काम कर रही है, चाहे आपकी सपा हो या बसपा हो वो अपने अपने जो पैमाने सेट करते हैं वो उसी पर वर्क करते हैं। उस बीच जो पिसती है वो सिर्फ जनता है और कोई नहीं है। जिसको दिक्कतें होती है वो सिर्फ जनता है। उस समय भी आजादी की अगर बात करें तब भी जनता थी, आज भी बात करें तो आज भी जनता है, फ्यूचर आएगी तब भी जनता ही रहेगी आपकी। जो आपका एलीट वर्ग होता है वो वही बना रहता है। कंट्रोवर्सीज की आप बात करें ना गांधी जी के बारे में, एक कंट्रोवर्सी और मैं बता देती हूँ आपको, नई कंट्रोवर्सी रहेगी जी। गांधी जी बहुत सादे सिंपल इंसान माने जाते थे। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी फैमिली में इतना पैसा है, जो फॉरेन जाकर के पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या जरूरत है कि वो धोती पहन करके दांडी मार्च करेगा, धोती पहन करके डंडा लेकर के पूरे देश में वो दौड़ेगा। मैंने तो यहाँ तक सुना उन्होंने टॉयलेट भी साफ की थी। एग्जैक्टली। इतना पैसा होने के बाद वो क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे ये सारे काम? आप उस भावना को छोड़ दे रहे हैं, आप उस लीडर को छोड़ दे रहे हैं जो आपको एक साथ लेकर के आया। अभी कहा जाता है कि अगर मैं वर्ग की बात करूं, जो हरिजन शब्द दिया गया था उसके बाद अंबेडकर जी ने इतना बेहतर काम किया। अब इस वर्ग में भी एक चीज है कि ये सिर्फ अंबेडकर जी को पूछते हैं, गलत है ये चीज। जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, जिसने आपके वो एक बीज बोया और वो आगे तक इतना बढ़ा, तो सिर्फ अंबेडकर नहीं है, यहाँ पे और भी बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, महात्मा गांधी जी, आप उनको पूजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आप साथ में पूजिए, आप नेहरू जी को भी पूजिए, आप गांधी जी को भी पूजिए, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पूजिए। लेकिन कुछ वर्ग फिर वही एक आ जाता है कि नहीं हम तो अंबेडकर को ही पूजते हैं, हम तो अंबेडकर को ही मानते हैं, तो वो एक अलग अपना डायस्पोरा इनका चल रहा है इसी देश में रहते रहते। तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स अपने आप में अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहते हैं। और आपके अंदर जब तक भारतीय होने की भावना नहीं होगी तो आप किस भारत की बहुत एक बड़ी
कह सकते हो कि हम खुशहाल देश में रह रहे हैं, या फिर हम सक्सेसफुल हम होंगे आगे जाकर के, और वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु की जो भावना है उसको हम ला पाएंगे। वही है, एक तरफ हम विश्व गुरु का नारा देते हैं और अपने ही घर को डिवाइड करने की बातें करते हैं। हाँ, ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए, ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। आपको यूनिटी लानी है। एक देखिए, आपका पॉलिटिकल मुद्दा अलग है, कौन सी पार्टी नहीं लड़ती, सब लड़ते हैं आपस में। और ऐसा नहीं कि अभी से लड़ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से लड़ते हुए चले, राजा महाराजा लड़ते थे, अब पार्टीज हो गई तो पार्टीज लड़ रही हैं आपकी, वो होंगे। जो पावर है, पावर का काम ही होता है। आज पावर मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जो जनता है उसको क्या मिल रहा है उससे? जनता को वही मिलेगा जो आप पॉलिसीज डिसाइड करोगे। जनता के पास कहने के लिए पावर है कि जनता चुना है उसने आप। जनता का जनता द्वारा शासन हमारे यहाँ कहा जाता है, लोकतंत्र का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर नेता है या पर्टिकुलर आप बात कर लीजिए कि अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा दूंगी जहां पे आपको पता चल जाएगा कि जनता का कितना रोल हो जाता है और आपका कितना रोल हो जाता है उसमें, आप क्या कर रहे हो। एस जयशंकर प्रसाद जी के जो बेटे हैं उन्होंने अमेरिकी नागरिकता अपना ली है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो। तो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इसीलिए उन्होंने अमेरिका भेज दिया है। उन्हें पता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या चल रही है। क्यों इंडियन इतने ज्यादा, जितने भी मिलेनियर बनते जा रहे हैं आपके, वो देश छोड़कर के विदेशों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, इंडिया रहना ही नहीं चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हम अगर आपको अपने देश से प्रेम नहीं है, जिस देश प्रेम की हम बात कर रहे हैं, जिस देश प्रेम की वजह से अपना देश आजाद हुआ है, वो भावना खत्म हो रही है, क्योंकि वो भावना जा रही है अपने धर्म को बचाने में। वो भावना शिफ्ट हो गई है अपने धार्मिक मान्यताओं को यहाँ पर देने। तो जब आप देश छोड़ करके अपनी धार्मिक मान्यताओं पर शिफ्ट हो जाओगे तो उस देश की खुशहाली की परिकल्पना तो आप नहीं कर सकते। मतलब ये वही है कि हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं। Exactly. जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वही माहौल बनने की कोशिश हो रही है। हम रिवर्स गियर में चलने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना अब थोड़ा सा आगे आता हूँ। जो 2014 की बात चल रही थी, एक्चुअली मेरा जो मन था वो ये था कि हम फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की आप मेंटोर हैं। जैसे मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। 2014 में मोदी जी आए तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्हें ओथ सेरेमनी में बुलाया गया। उसके बाद 2015 में उनकी जो नातिन थी, उनका बर्थडे था, तो मोदी जी सरप्राइज के तौर पे वहां गए। ये सब चलता रहा। अच्छा प्रयास था मोदी जी का कि चलो मान लीजिए पीस हम कायम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? पुलवामा हुआ, कश्मीर में कितनी सारी दिक्कतें हैं, बॉर्डर पे इतनी सारी टेंशनें हैं, और आजकल हम बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ना खेला जाए, बॉर्डर पे वो चल रहा है और बात क्रिकेट मैच की करते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या कभी रिश्ते सुधरेंगे या यही चलता रहेगा? सर, रही बात सुधरने की, तो देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रिश्तों में सुधार जो अभी सिनेरियो है उस तरह से तो नहीं आ सकता है। इसलिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते इसलिए भी नहीं सुधर सकते क्योंकि वहां पर स्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, अगर आप सत्ता में हैं, 5 साल हैं, आप प्रपोजल लाते हो, जैसे मान लीजिए, ये एग्जांपल मैं आपको यूएस के थ्रू समझाना चाहूंगी। यूएस के साथ रिश्ते कभी बहुत ज्यादा मधुर हमारे रह नहीं पाए स्टार्टिंग से ही, लेकिन हमने प्रयास किया बेहतर सुधारने का। ये जस्ट एग्जांपल है। बराक ओबामा के टाइम आप देखोगे इंडिया के साथ सबसे बेहतरीन रिश्ते रहे हैं यूएस और इंडिया के, क्योंकि वो लीडर वैसे थे। समय तो मनमोहन जी थे। मैंने एक बात बताया कि लीडर वैसे थे उस टाइम, तो इसलिए इधर से ये मनमोहन जी, उधर से बराक ओबामा जी, तो बहुत अच्छे अच्छे पैक्ट भी हमारे हुए साथ में। हमने अच्छा काम किया कि हमारा जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो बेहतर तरीके से पाए, रिश्ते सुधर पाए। अब देखो, लीडर चेंज होते गए, नए नए लीडर्स आएंगे। अभी उस टाइम उधर डोनाल्ड ट्रंप है, इधर मोदी जी हो जाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे भी ट्राई किया है कि हमारे रिश्ते बेहतर हो जाए। तो वहां पे क्या है, आपके हर 5 साल में एटलीस्ट गवर्नमेंट है, आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे नेता चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँ, तभी तो हम सुधार कर पाएंगे ना। उनकी पॉलिसी वो लेकर के, फिर वो नेक्स्ट पॉलिसी आती है, तो अपने अकॉर्डिंग हम बातचीत करके मेंटेन कर सकते हैं उसको। वो देश जहां पर आपका लोकतंत्र इस तरह से स्टेब्लिश ही नहीं है कि वहां पे नेता ही नहीं है, वहां पे जब से वो आजाद हुआ 21 बार वहां पे आपका तो सैन्य रूल लग चुका है, सेना का शासन है वहां पे। आज दिन तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं है अभी तक जिसने आपका पूरा कार्यकाल खत्म ही किया हो, तो जेल जाने की नौबत ना आई हो। तो जो पीस नहीं है, जो देश, जिस देश का फॉर्मेशन ही इस तरीके से हुआ है, लड़ाई झगड़े और इन सारी चीजों से, उस देश की गवर्नमेंट कैसे रह सकती है आपकी स्टेबल?
स्टार्टिंग से ही स्टेबल नहीं रह पाई। जिन्ना जी ने सोचा था कि हम राज करेंगे जा करके, आजाद होते ही कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको कैंसर था, मर गए वो। क्या वो उसको फिर दोबारा नई गवर्नमेंट आती है, देन फिर इस तरीके से ये सिनेरियो चला आ रहा है। एक तो वहां पर स्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं है, इस वजह से रिश्ते उनके साथ हमारे बेहतर नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पे बेहतरीन लीडर नहीं है। एग्जैक्टली। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि उनका अब जो आधार है वो शिफ्ट होकर के टेररिज्म की तरफ है, वो जिहाद की तरफ, क्योंकि उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है? धर्म। उस देश का जो फॉर्मेशन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। अब वो अपने धर्म को जिस तरीके से एक मॉडिफाई किया है उन्होंने, मैं मॉडिफाई इसलिए कहूंगी क्योंकि जब आप अरब कंट्रीज जाते हो तो अरेबियंस कहते हैं कि जितने भी इंडिया के जो मुस्लिम है वो एक्चुअल मुस्लिम नहीं है, ये कहा जाता है। दे ऑल आर कन्वर्टेड। पाकिस्तान में भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, अरब कंट्रीज के रियल मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे, वो एक्चुअल में मुस्लिम है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। अब आप अपने ही धर्म में ये कहने लगते हैं कि भैया हमें जो हमारे धर्म का फॉलो अप करेगा वो कार्य करेगा या फिर हमारे साथ बेहतर तरीके से रह सकता है, हम शरिया लॉ लेकर के आएंगे, हम मुस्लिम लॉ लेकर के आएंगे। उसके बाद आप कहते हो हम जिहाद का जो आपने एक नारा लगाना शुरू कर दिया कि नहीं हम तो इसका विस्तार करेंगे। जो आपकी विस्तारवादी भावना है उसका बीज आपका आतंकवाद है, वो जिहाद हो जाता है। तो जैसे ही आप जिहाद और धार्मिक उस पर जाओगे तो आपका देश स्टेबल नहीं रह पाता है। अगर इंडिया में भी सिर्फ हिंदू हिंदू आ जाएगा तो आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे मारकाट होना शुरू हो जाएगी। ये रियलिटी है कि धर्म के नाम पर कोई भी देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, चाहे आप हिस्ट्री को न उठा करके देख लीजिए। तो इसलिए भी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज है कि जो हम कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हम रिजॉल्व कर देंगे, तो कश्मीर का मुद्दा हमने रिजॉल्व किया, हमने सोचा कि भैया 370 हटा देते हैं तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पहले से थोड़ी बेहतर देखने को मिली हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी चीजें हमें बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन कश्मीर में जो अनस्टेबिलिटी है दैट इज परमानेंट। वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो आपकी, कोई भी गवर्नमेंट, वो अनस्टेबिलिटी स्टार्टिंग से रही, क्योंकि वो जो कश्मीर रीजन हो जाता है ना, और जो पीओके वाला रीजन है जहां पर पाकिस्तान अपने आतंकवादी पिल्लों को पालता है, एग्जैक्टली उसकी वजह से कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। प्रयास आपने बोला मोदी जी के द्वारा किया गया कि हम जाते हैं अपने बेहतर प्रयास था, बहुत बेहतर प्रयास था, क्योंकि अगेन अगर हमें अपने मुद्दे सॉल्व करने तो एक समझौता करना ही होगा। हमने ट्राई किया, लेकिन वो ऐसा पाकिस्तान है कि जिसके साथ हम ट्राई भी करें तो भी वो हमारा बैड डिसीजन हो जाता है कई बार। हर बार ही हुआ है। Exactly. अटल जी ने जब समझौता किया, अटल जी की सबसे बड़ी एक चीज थी कि जब रमजान का महीना चल रहा था उन्होंने आतंकवादी ऑपरेशन रुकवा दिए थे। उन्होंने बोला था ये पवित्र माह है मुस्लिम का और इस माह में एक भी ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा जिसमें मुसलमानों की आप हत्या करोगे। उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो ये सोच करके इन सारी चीजों के होने के बावजूद उस ऑपरेशन को रुकवा दे रहा है जिसमें आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कि रमजान का महीना चल रहा है। आपसे ज्यादा तो आपका धर्म हम जान रहे हैं बेहतर तरीके से, आपके धर्म की रिस्पेक्ट आपसे ज्यादा हम कर ले रहे हैं और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अगर जाते हो जाकर के यूएन में चिल्लाते हो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें वापस चाहिए, आप कहते हो कि जो इंडस वाटर ट्रीटी अभी हमारी सस्पेंड करी गई है तो खून बहेगा अगर उसमें पानी नहीं बहेगा, तो खून तो आप स्टार्टिंग से बहाते हुए आए, उसमें नया थोड़ी ना आपने कुछ कह दिया आकर के, कुछ नई चीज आप हमें बताइए तो हम उस पर अग्री कर रहे हैं। वो तो आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। जैसे ही कश्मीर में स्टेबिलिटी आती है, आप देखो इस टाइम क्या था कि कश्मीर बहुत बेटर तरीके से ग्रो करने लगा था, टूरिज्म अच्छा हो गया था कश्मीर का, लोगों ने जाना शुरू किया, वहां पे जो लोग हैं काम कर रहे थे उनका अपना जो खुद का बिजनेस है वो बेटर चलने लगा था, क्योंकि कश्मीर इज द प्लेस जहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है वहां की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। और ये पहलगाम हो गया, फिर ये पहलगाम हो गया, उससे पहले पुलवामा आपका, उससे और पहले जाएंगे तो आपका और जो बारामूला वाले क्षेत्र हो जाते हैं वहां पे होते ही रहते छोटे छोटे आतंकी हमले, और आप देखोगे तो केदारनाथ यात्रा में लेकर के हमेशा बॉर्डर टेंशन बनी ही रहती है हमारी। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इसके बाग में बैठा हुआ है चाइना। तो जो चाइना से उसको पावर मिलती है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि भाई चाइना है हमारे साथ तो क्या ही होगा, जबकि अब चाइना का इंटरवेंशन इतना ज्यादा हो गया है पाकिस्तान में कि वहां की जो पॉलिसीज मुझे लगता है बनती है उसमें भी चाइना का इंटरवेंशन। अच्छा, चाइना की आप बात कर रहे थे, मोदी जी अब तक 5 बार चाइना गए। एग्जैक्टली 5 बार, और 2 बार उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी आ चुके हैं, फिर भी रिश्ते मधुर क्यों नहीं? रिश्ते मधुर होने का पीछे रीजन ये कि हमारी तरफ से ज्यादा ट्राई किया गया है रिश्ते मधुर करने का, उनकी तरफ से उतना ट्राई नहीं किया गया। नहीं, हमने तो हार्श डिसीजन भी लिए, टिकटॉक को बैन किया और भी बहुत सारे चाइनीज
आप उनको उसकी बैन इकोनॉमी किया। को बीट ही नहीं कर सकते ना। आपको उसकी इकोनॉमी बनने के लिए 100 साल चाहिए, और 100 साल आगे चले जाओ तब आप चाइना बन पाओगे। और मैं चाइना को प्रेज करती हूँ, शायद मुझे लोग गालियां भी देंगे, बट आई प्रेज दैट कंट्री कि उसने अपने आप को इतने सेम समय मिला हम दोनों को भुखमरी हमसे ज्यादा थी जितना मैंने एग्जैक्टली पढ़ा है उनको। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसने कितना बेहतरीन काम किया। दे आर डिसिप्लिन। अब अगेन अगर मैं धर्म पे आऊं तो वो भी क्या मुस्लिमों का वो संहार नहीं कर रहे हैं। उइगर मुस्लिम का आप मुद्दा उठा लीजिए, चाइना में उसने खत्म कर दिया उइगर मुस्लिमों को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसके साथ रहता है। अगर वो ये कहे कि हम अपने धर्म के प्रचार और संरक्षण के लिए इंडिया में ये काम करते, तो आप इसलिए नहीं कर रहे हो। आपका वो एक कहते हैं पैटर्न ही बन गया है ये सब करने का। आप हिंदुस्तान को खुश नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपके अंदर ये सारी चीजें रहती हैं। अगेन चाइना, बॉर्डर टेंशन बनी रहती है। अरुणाचल प्रदेश का साइड हो गया, चाहे आप लद्दाख वाला साइड ले लीजिए, गहलवान घाटी ले लीजिए, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्टार्टिंग से ही, एंशियंट से ही। अरुणाचल प्रदेश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिसमें ये कहा जाए कि भैया अरुणाचल प्रदेश आपका रीजन हो जाता है। फिर भी आपने 2011 के, अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर के 2025 तक 96 प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें आपकी पहाड़ आते हैं, नदियां आ जाती हैं, कुछ घाटियां आ जाती हैं, कुछ जगहों के नाम हो जाते हैं। रिसेंटली 11 जगह के नाम उसने परिवर्तित कर दिए। प्लस उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि तिब्बत वाला जो मुद्दा आ जाता है, दलाई लामा इंडिया में है, वो चीज उसको बहुत ज्यादा खटकती है, क्योंकि वो तिब्बत को पूरी तरीके से अपना पार्ट मानता है, और अभी तो है भी, हम भी मानते हैं आपका पार्ट है, क्योंकि हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो वन इंडिया पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है हमारी, तो इसलिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। प्लस सेना की अगर बात करी जाए तो अभी रिसेंटली हमने एक पैक्ट साइन किया है कि अब दोनों ही देश, पहले हमारे पास एक मंच था कि हम ब्रिक्स की अगर हम बात करें, बिम्स्टेक की बात करें, तो हम इस मंच में आपस में बातचीत कर पा रहे थे, लेकिन बीच में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंज आए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पास है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी चीजें, बट उसको बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, शिफ्ट देखने को मिला थोड़ा। अब उसको हम मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ चुकी हैं ऑलरेडी। तो उन पॉलिसीज में हमें थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो अभी प्रेजेंट समय में है, वो अब जो सिनेरियो अपना रही है वो चेक एंड बैलेंस का अपना रही है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि हम आपको एज अ कंट्री पहले देख रहे हैं, हमारे आपके क्या रिलेशन है उनको हम देख रहे हैं, आपसे हमें फायदा हो रहा है, हम आपके साथ भी रहेंगे। प्लस हम डूल फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखो कि इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा, इजराइल के साथ हमारे अच्छे बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं, पुराने रहे हैं स्टार्टिंग से। ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते बेहतर हैं, क्योंकि वहां पे हमारा चाबार पोर्ट है। अगेन मुद्दा क्या है, ईरान इजराइल का तो है ही ना। फलस्तीन के मुद्दे की बात करते हैं, हमने 2 स्टेट थ्योरी को यहाँ पर मंजूरी दी, यानी कि इंडिया अब प्रेजेंट समय में जो चीजें कर रहा है फॉरेन पॉलिसी में, वो बेटर है पहले की अपेक्षा। अगर मैं बात करूं, रीजन वो ये हो जाते हैं कि अब हम चेक एंड बैलेंस पे आए हैं, अब सिर्फ किसी एक देश पे हम डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सभी देशों का हम साथ लें, क्योंकि हमने देखा कि काफी हमने चीजें खराब कर ली इस चीज में। नेपाल जो इतना छोटा देश है, वो चाइना की तारीफ कर रहा है, वो BRI में हिस्सा ले रहा है, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव में। तो कुछ लैकिंग्स रही। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमें अपने पड़ोसी संभालने हैं। अच्छा, अमेरिका की केस स्टडी की मैं बात करूं, पाकिस्तान में आपने कहा कि चलिए स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, चाइना के साथ में हमने ज्यादा कोशिश की, अमेरिका के साथ तो मोदी जी के बहुत बड़े फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ अहमदाबाद में बुलाया गया, स्टेडियम में बहुत बड़ा शो कराया गया, मोदी जी वहां जाते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इतना बड़ा टैरिफ इंडिया। और साथ ही साथ एक चीज आप शायद मिस कर गए, मैं याद दिला दूं, उसको भी ऐड करिए इसमें। मोदी जी का बर्थडे था, तो उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प जी ने उन्हें विश किया और बोला कि ये मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और हम दोनों साथ साथ में रहेंगे, और उसी के 2 दिन बाद उन्होंने चाबार पोर्ट पे सेंक्शन लगा दिया। तो ये चल क्या रहा है कि गिफ्ट दिया है मोदी जी को ये किस तरह का गिफ्ट है? ये इस तरह का गिफ्ट है सर कि सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया का स्टैंड अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत बेहतर हो सकता है। और रियलिटी की अभी तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है ना पूरे वर्ल्ड की। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन भुना ली,
उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, हम अपनी पॉपुलेशन भुना नहीं पा रहे हैं। अब हम रह कहाँ पर जाते हैं पीछे। देखिए यूएन का दबाव है हमारे ऊपर, यूएस का दबाव है हमारे ऊपर, ये मानना चाहिए ही चाहिए। अगर हम इसको नकार रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। है आपके ऊपर यूएस का दबाव, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर हमें डिपेंडेंट रहना होता है। चाइना पर आप देखिए कि चाइना से हमने बोला कि हमारे जो रिश्ते हैं वो हम टिकटॉक बैन कर दिया, लेकिन क्या हमने चाइना से व्यापार करना बंद कर दिया? नहीं कर सकते। अब तो और रास्ते खोल दिए जाके। एग्जैक्टली, आप कर ही नहीं सकते हैं ना। आपने बोला कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाएंगे हम, आपने बोला कि हमें अपने इंडियन गुड्स यूज करने हैं, कॉस्टिंग हाई है उनकी। आपकी जनता पता है विकासशील देश और आपकी जनता की जो पर पर्सन इनकम है वो अच्छी नहीं है, तो वो चाइनीज लाइट ही जाकर के खरीदेगा। वो क्यों आपकी 500 की लाइट खरीदेगा आकर के? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है इंडिया, उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। हमारे पास इंडस्ट्रीज बेटर नहीं है, उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। पर कैपिटल इनकम जो है आप उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपकी डिपेंडेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपको ही झुकना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स पर। आपकी डिपेंडेंसी है चाइनीज मार्केट पर। आप व्यापार कर रहे हो उससे, आप $100 बिलियन का आप व्यापार कर रहे हो उसके साथ, और हम उसके सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं उससे। आयात तो उतना ज्यादा हम करते ही नहीं है। सेम अगर हम यूएस की बात कर लें, बहुत सारे मुद्दों पर यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। अभी हमने उनके साथ परमाणु समझौता किया था, वो मनमोहन सिंह के टाइम में ही साइन हो पाया था वो समझौता, ठीक है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। अब जाकर के वो लागू हुआ था इन 2024। तो अभी तक जितने भी सिनेरियो चल रहे थे हम उनसे दब के इसलिए चल रहे थे कि भाई उस समझौते को फाइनलाइज हमने करवा लिया है फाइनली। अब जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो सामान होंगे, परमाणु जो हथियार है, वो इंडिया में बनेंगे, यानी कि इंडियन लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी, इंडिया जो है वो बेटर तरीके से वर्क कर पाएगा इन सारी चीजों में। इसलिए हम उनसे मेलजोल इतना बढ़ा रहे थे। यहां तक वो जो भी स्टेप्स ले रहे थे उस पर भी हम उनको सेटबैक नहीं कर रहे थे किसी तरीके का, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई ये वाला डील हमारा कहीं इसमें खराब ना हो जाए या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो थोड़ा बहुत हमने टाइम लिया रिप्लाई करने में, हम उसको बेटर। जैसे अभी आपने बोला ये $100 का 100% टैरिफ लगा दिया गया है, सो चाइना पे भी तो लगाया था, चाइना ने तुरंत रिप्लाई किया। चाइना ने तो 150 कर दिया, फिर उन्होंने 200 किया, उन्होंने 250 कर दिया। और फिर झुकना किसे पड़ा? यूएस को। हाँ। यूएस ने आकर के नेगोशिएशन किया, बात की, इन दोनों देशों ने डील साइन हुई उनकी। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही अपने आप में पावरफुल हैं। उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी बेटर, आप देखो 6 फाइटर जेट चाइना ने ऑलरेडी बना लिया है, डिफेंस उनका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, एआई में वो हमसे आगे आ जाते हैं। रोबोटिक्स की बात करें, अब वहां पे आपको स्कूलों में रोबोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। चाइना हैज पावर कि वो एक दिन में एक सिटी बसा सकता है। उसके पास बिल्डिंगें खड़ी है, बस आपको ज्वाइन करना है एंड वो बिल्डिंग बन गई। और ये कोई ऐसा नहीं इमेजिनरी चीज है, ये रियलिटी है, ये है चाइना में। उन्होंने किया भी था कोविड के टाइम पे, 10,000 बेड का हॉस्पिटल एक दिन में बना दिया था। एक दिन में बना दिया था। अब आप सोचिए, आपके देश में क्या हो रहा है? आपके देश में आप धर्म का झुंझुना लेकर के बजाते रहिए, आप कहते रहिए कि मैं हिंदू, आप कहते रहिए कि मैं ये इनका सपोर्ट नहीं करता हूँ, आप कहते रहिए कि गांधी जी हमारे नेशनल फादर नहीं थे। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आपको उससे क्या मिल रहा है? आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, क्या आपको कुछ मिल पाया उससे? आपके प्रॉफिट में क्या चीजें आई? बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको क्या मिल गया उससे। अच्छा, अमेरिका से ना मैं ना रशिया पे आता हूँ, ये आखिरी सवाल था मेरा फॉरेन पॉलिसी में, फिर हम थोड़ा सा मूड जो है वो लाइट करेंगे। काफी ज्यादा ज्ञान हो रहा है दर्शकों के लिए। देखिए, रशिया तो हमारे पुराने मित्रों में से एक रहा है। मोदी जी, डोनाल्ड ट्रम्प तो चलिए बोलते हैं आपस में कि हम फ्रेंड है, लेकिन रशिया तो वास्तव में ही फ्रेंड है। इंडिपेंडेंस के टाइम से वो हमारे साथ है। लेकिन जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो मोदी जी यूक्रेन भी गए, रशिया भी गए। न वो सही से रशिया के साथ खड़े हुए थे, न सही से यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में ही है भाई। हमने स्टार्टिंग से मध्यस्थता अपनाई है, हमने स्टार्टिंग से कहा बैलेंस अप्रोच अपनाएंगे। जो हमारा सबसे प्रिय मित्रों में से एक है, हम उसे छोड़ के, मुझे ऐसा लगा पर्सनली जितना मैंने किया, हम अमेरिका के पास ज्यादा जा रहे थे उस टाइम, क्योंकि हमें अपनी वही परमाणु डील के लिए समझौता करना था, वो ज्यादा जरूरी था। और हम अमेरिका के पास ज्यादा जा रहे थे तो तुरंत हमें पता भी चल गया ना, रशिया हमारे साथ स्टार्टिंग से ही है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अलग चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी वजह से बंद हुआ क्योंकि उस टाइम मैंने मोदी जी को टैरिफ की धमकी दी थी। ठीक है, चाइना ने तुरंत स्टैंड लिया, वो पाकिस्तान के साथ था। सेम मैं बात करूंगी टर्की की भी। 2023 में इंडिया ने उसको सपोर्ट किया और टर्की के ड्रोन्स देखे गए जो इंडिया पर बरसाए गए। सारे ड्रोन टर्की के थे। ठीक है, वो टर्की जो है वो पाकिस्तान को एज अ बिग ब्रदर अपने देखता है।
रशिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने खुल करके भारत का सपोर्ट किया। और ऐतिहासिक रूप से अगर मैं बात करूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तब भी वो हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ। हम क्यों नहीं खुल के करते? क्योंकि हमारी पॉलिसी ही नहीं है। एग्जैक्टली हमारी फॉरेन पॉलिसी है चेक एंड बैलेंस की। हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि भाई हम किसी भी एक देश की तरफ बहुत ज्यादा नहीं झुकाव रखेंगे अपना, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो उससे हमें समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यूक्रेन के साथ हम बहुत ज्यादा ऐसे नहीं आए, हमने बस इस मुद्दे पर इतना ही स्टेटमेंट दिया था कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे महिलाएं वहां पे भूखे मर रहे हैं या उनको उनकी डेथ हो रही है, ये चीज सही नहीं। हमने इस मुद्दे पे आकर के यूक्रेन का सपोर्ट किया था, और इसलिए भारत को एज अ मध्यस्थ देखा जा रहा था, क्योंकि भारत रशिया का अच्छा दोस्त हो जाता। तो जेलेंस्की जी ने ट्राई किया कि शायद पीएम मोदी बातचीत करेंगे तो उसका कुछ हल निकल सकता है। लेकिन जब यूएस, और आप देखिए, आप यूएस की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमारे जो बाइडेन थे, उन्होंने यूएस पॉलिसीज चेंज कर दी, परमाणु पॉलिसी बदल दी कि आप हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये नहीं था उनके जो पॉलिसी है कि आप इंडियन जो अमेरिकन मिसाइल्स है उनका यूज करे जाकर के किसी पर। लेकिन उन्होंने चेंज कर दी यूक्रेन की मदद करने के लिए, तब तक कोई इशू नहीं था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है आपके लिए पॉलिसी हमने बदली, लेकिन इसके बदले हमें आपसे कुछ चाहिए। वो बोलने लगे अपनी क्रूड ऑयल की साइट्स मुझे दे दो, हम फ्री में मदद नहीं करेंगे आपकी। तो आप ये समझिए कि आज के समय में जो इंटरनेशनली सिनेरियो है, क्यों सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ अच्छा समझौता करना पड़ रहा है। अभी क्या है, कुछ 4 दिन पहले, और उसके तहत इस्लामिक नाटो बनाने की बात कही जा रही। पहला स्टेप है इस्लामिक नाटो का, कि अगर आप सऊदी अरब पे हमला किया जाएगा तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अब देखिए कि इंडिया के और सऊदी अरब के जो संबंध है वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन वहां पे एक चीज कही गई है सऊदी अरब के द्वारा कि अगर आप आत्मरक्षा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पे सऊदी अरब कोई भी इस तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेगा। लेकिन उस पैक्ट में ये भी मेंशन है कि आप इंटेलिजेंस शेयर करोगे, तो क्या फ्यूचर में वो इंडिया की इंटेलिजेंस पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करेगा? मान लीजिए कि बहुत मुद्दे पर उसने नहीं किया, लेकिन जो पैक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो कुछ चीजें जरूर करेगा। ऐसे ही मिलता जुलता कुछ पैक्ट हमने रशिया के साथ साइन किया था, और वो आज तक हम निभा रहे हैं। वही एक लौता पैक्ट था जो हमने साइन किया किसी के साथ। तो रशिया के मुद्दे पर ये चीज रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, ये इंडिया खुल करके नहीं आता है। आया अभी, जैसे ट्रंप ने, यूएस ने सैंक्शन लगाया तो आना ही पड़ गया। हाँ, तो हम आए ना, हमने बोला कि नहीं भाई तेल हम परचेज करेंगे। हमने लेट किया बस थोड़ा आने में, लेकिन हम आए कि नहीं, हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने लिए है। हम हमारे लोगों को देख करके डिसीजन लेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या जरूरत है हम इसको देखेंगे। हमारे यहाँ पर जरूरत है सबसे ज्यादा ऊर्जा संसाधनों की, हमारे यहाँ जरूरत है पेट्रोल डीजल की, हमारी जनता इतनी ज्यादा हो जाती है। आप खुद रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, चाइना भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं करेगा ऑयल परचेज? जहां सस्ता मिलेगा वहां करेंगे जाकर के। तो हमने स्टैंड अब धीरे धीरे क्लियर करना शुरू किया है, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। जो पहले हम स्टैंड ऐसा रखते थे कि नहीं भाई हमें बहुत ज्यादा बैलेंसिंग रहना है बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे अपने हम स्टैंड्स रख रहे हैं और धीरे धीरे अपना जो खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये बेटर चीज है। यूक्रेन के मुद्दे पर मैंने आपको बताया कि वहां पे महिलाओं, बच्चों और इसके लिए जो चीजें थी, हमने वहां पर अपने हॉस्पिटल्स भी भेजे थे, पोर्टेबल हॉस्पिटल जो इंडिया ने डेवलप किए हैं, वो सारी चीजें। बट हम रशिया के साथ स्टार्टिंग से रहे हैं, और बस हमने समझौते की ही बातचीत करी कि दोनों देश मिलकर के समझौता करें। उसके बाद भी उन लोगों ने जो कैरी ऑन करा, उसके बाद इंडिया ने कोई इंटरफेयर नहीं किया इसमें। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। आप यूपीएससी में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर मैं आपको 1 से 10 का स्केल दूं, तो आज की 2025 में जो फॉरेन पॉलिसी है उसे कहाँ रखेंगे इंडिया की? आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन। बट जो अभी सिनेरियोस चल रहे हैं, जैसे कि चाबार पोर्ट पर सैंक्शन लगा दिया गया है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, वो आज के सिनेरियोस हैं। अभी हालात थोड़े से खराब है, अभी थोड़े से खराब है, नो डाउट। तो अभी जो फॉरेन पॉलिसी है, ऑफ कोर्स मैं 10 में से उसको 6 मार्क्स देना चाहूंगी। रीजन इज दैट कि कुछ कुछ जगहों पर हमारी लैकिंग्स दिखाई दे रही है कि अगर हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर चीजें नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अब अगेन वही हो जाता है कि हम थोड़ा सा ना रिजिड हो जाते हैं चीजों को, या बहुत ये कह लो कि ज्यादा सख्त नहीं हो पा रहे हैं। हमें कई जगहों पर अपनी सख्त चीजें दिखानी चाहिए, वो जरूरी है। आज के सिनेरियोज में हार्ड होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी को बहुत पोलाइटली डील करें, और इस पोलाइटली डील करने में बहुत ज्यादा चीजें हमसे छूट जाती है। चाइना ऐसा नहीं करता है, अमेरिका ऐसा नहीं करता है, रशिया ऐसा नहीं करता है, इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है। तो अगर आपको
भैया आपके हाथ में डंडा है तो आप हो, आपके हाथ में गन है तो आप पावरफुल हो, मैं डरूंगी भाई आपसे, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटा गन आपको अपने साथ रखनी है, लेकिन जरूरत पे वो दिखानी भी, जरूरत पे दिखानी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि नहीं हम हैं पावरफुल, दिखाओ तो सही कभी, तब जाकर के तो ये पता चलेगा कि ना हाँ आप पावरफुल हैं। तो ये जरूरत है अभी हमें इसमें थोड़ा बहुत, बाकी धीरे धीरे हम इसे बैलेंस करने का ट्राई करें। अच्छा, मैं अब कोर यूपीएससी पे आता हूँ, आपके फील्ड पे। मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे मिथ मैंने देखे कि यूपीएससी से रिलेटेड। एक ये था कि जैसे आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, डीयू, इन सब के जो टॉपर्स हैं, क्या वही यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ मिथ। पहली बात, इट्स अ मिथ। अब मैं बताती हूँ, लेकिन इनका सक्सेस रेशियो ज्यादा है इन यूपीएससी कंपेयर टू अदर बीए एमए बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें। अब मैं रीजंस बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनको स्टार्टिंग से ही आदत होती है, वो 8-8 9-9 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हैं, उनके पास वो आदत है, उनके पास वो क्रिटिकल एनालिसिस वाला दिमाग होता है। यूपीएससी में चाहिए कि आपके पास एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए बेटर तरीके से, कि आप हर एक चीज को एनालिसिस कर पाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनके अंदर वो पावर पहले से होती है। कुछ और भी इसमें बताऊं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है आपका। लोग कहते हैं ना कि वो रिक्शा फैमिली से आया है और उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, कुछ स्टोरीज इस टाइप की बनाई जाती है, वो एक्चुअल में वैसे रियल स्टोरीज होती नहीं है। क्या पता उसका बाप रिक्शा ओनर कंपनी का मालिक हो, हाँ, वो रिक्शा चलाने वाला ही हो गया वो एग्जैक्टली। तो इनमें ये क्वालिटी होती है इनबिल्ट कि भाई इनका माइंड बहुत शार्प होता है, इनका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, कुछ की फैमिलीज बहुत अच्छे से उनको बच्चों को ड्राइव इन करती हैं, और एक जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला गैप है वो सरासर सामने दिखाई देता है। तो इसलिए इनका रेशियो ज्यादा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जो बीए बैकग्राउंड के, एमए बैकग्राउंड के, वो लोग यूपीएससी क्लियर नहीं करते। अगेन आप उसी लेवल की मेहनत करोगे तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपके लिए यूपीएससी नहीं बना है। अच्छा, क्या यूपीएससी क्लियर करने के लिए 15 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ता, ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। अच्छा, कितना काफी है? काफी है, एवरेज आप बताएं तो। 8 से 10 घंटे मुझे लगता है, इट्स मैक्सिमम 8 से 10 घंटे क्वालिटी टाइम जो आपने दिया यूपीएससी। ये नहीं कि बुक लेके बैठे हुए आप। अच्छा, मान लीजिए मैं बुक लेकर के बैठ गई हूँ 18 घंटे में, उसमें 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मेरे किस काम आएगा 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना? आप स्मार्ट स्टडी नहीं करना चाहते हो ना, आप गधे बैलों की तरह खच्चर ढूंढना चाहते हो तो फिर नहीं हो पाएगा ना। आज के टाइम में यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है, और ये हिंदी मीडियम बेल्ट जो है उन बच्चों में आप देखोगे उनके पास नॉलेज इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ज्यादा होगा, डीप नॉलेज होगा उनको। ये रियलिटी है, हिंदी मीडियम के बच्चों में डीप नॉलेज होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कॉन्क्रीट नॉलेज होता है। दैट इज द डिफरेंस। और आपको यूपीएससी के लिए कॉन्क्रीट नॉलेज चाहिए कि आप पेपर में 120 शब्दों में अपनी जो बात है वो कैसे रख करके आओगे। हिंदी मीडियम बच्चों ऐसे बहुत अच्छा लिख करके आते हैं, अगेन डीप नॉलेज है, लिखने में वो माहिर होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आंसर राइटिंग बहुत बेहतर करते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट नॉलेज होता है, बेटर तरीके से उनको प्रेजेंट करने आता है, वो लिख करके डायग्राम फॉर्म में बना करके आ जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ज्यादा है। अच्छा, कोचिंग मैंडेटरी है यूपीएससी में अगर आपको सक्सेस होना है तो? कुछ पॉइंट्स पर है, कुछ पॉइंट्स पे नहीं है। बताइए आप। बेसिक्स, अनटिल अनलेस बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो आपको कोचिंग की फिर जरूरत नहीं होती है, और बेसिक्स आपके कोचिंग से कई बार क्लियर होते हैं। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई लोग नहीं है, अगर आप मेंटोरिंग, मैं कहूँ तो कोचिंग जो है वो मेंटोरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोचिंग आपकी स्टडीज के लिए जरूरी नहीं है। और अगर मेंटोरिंग आपकी बेहतर तरीके से हो रही है, मतलब आपको बता दिया गया ये पढ़ना है, वो तो आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि ये सिलेबस है, आपको ये पोर्शन क्लियर करना है, आपको ये पढ़ना है, लेकिन वो मेंटोरिंग नहीं है, आपको बता नहीं रहा है, कोई करवा नहीं रहा है उस चीज को, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मेंटोरिंग के लिए आपको कोचिंग की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी स्पेशली आपको वो एक एक लाइन पढ़ने के लिए कोचिंग की जरूरत, क्योंकि आप उस लेवल पे होते हो कि चीजों को समझ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेंटोरिंग आपको चाहिए, समझाने वाला चाहिए, आंसर लिखना कैसे, आपको आंसर में गलतियां क्या है, आपकी वो गलतियां बताए, दैट्स कॉल्ड मेंटोरिंग। अच्छा, प्री के बाद में जब मेंस आता है तो वहां ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, वो कैसे सेलेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें उसे? कुछ दिन पहले एसडीएम एक पिनाक पानी सर हैं, उनकी मैंने अपने बच्चों को सेशन दिलवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिलवाया था। मेरा एक आंसर राइटिंग ग्रुप है तो उसमें मैंने बच्चों को ऐड किया था। तो अगेन मैं बताती हूँ, उस ग्रुप में 100 से 150 से आसपास बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उसमें से मात्र 11 बच्चों ने ज्वाइन किया। ये एक तो कमी है कि आपको जो कहा जाता है करने के लिए आप करते नहीं। दूसरा, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी बच्चों में कि वो इसी के लिए परेशान थे कि ऑप्शनल कैसे हम सजेस्ट करें। तो जितने भी सिलेक्टेड है वो आपको ये बताते हैं कि जस्ट चूज 4 एटलीस्ट सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ना पसंद है।
4 सब्जेक्ट आप चूज करो जो आपको पढ़ना पसंद है। उसके बाद उन चारों का कंपैरिजन करो आप सिलेबस से, देखो सक्सेस रेट किस में ज्यादा है, आपको मजा किस में आ रहा है, और किसका सिलेबस आप कम टाइम में खत्म कर सकते हो। सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि कम टाइम में आप किसे पढ़ पा रहे हो बेटर तरीके से। अब जब चारों का आप सिलेबस कंपेयर करोगे और कम टाइम जिसमें लग रहा है, सक्सेस रेट जिसमें ज्यादा है, बस उसी को आप चूज कर लो शांति से, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कोचिंग में आप जाओगे, उसके पास अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको ज्योग्राफी के ही पॉइंट्स बताएगा, भैया सिलेक्शन तो इससे ही होता है। आपको लेकिन अगर नहीं पसंद है तो आप फंस गए, फिर उस टाइम आप इसीलिए 4 सब्जेक्ट लो, चूज करो, उसमें से एक फाइनलाइज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और समय कितना लग रहा है। अच्छा, करंट अफेयर, आप तो खुद ही मेंटोर हैं, तो क्या न्यूज़पेपर रीडिंग से हो जाएगा या कुछ और फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से तो नहीं होगा। और मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि न्यूज़पेपर 2 घंटा कभी समय मत दो। वो टाइम चला गया जब आपको 2 घंटे बैठ करके पढ़ना है। आर्टिकल के लिए आप बहुत अच्छे मैं कहूँगी यूट्यूब पे लोग हैं जो आपके आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सिर्फ मैं नहीं डिस्कस करती हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं और अच्छे हैं। मैं पर्सनली कभी ये नहीं कहती कि भाई आप मेरा ही आकर के देखो। क्यों देखो? आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहां देखो, जो अच्छा लगे उसे, जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर एक डिसाइड कर लेना है कि मुझे इस पर्सन को फॉलो करना है और ये अच्छा आर्टिकल डिस्कशन कर रहा है। आप वहां से आर्टिकल डिस्कशन डेली देखिए, योजना कुरुक्षेत्र जरूर से जरूर पढ़िए और मंथली मैगजीन कवर करने का ट्राई करिए जिससे आपका टाइम बचे। मंथली मैगजीन आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? मैं मान के चलती हूँ कि आप मंथली मैगजीन 5 दिन में 10 दिन में खत्म कर लोगे। पूरा महीने का आपने पढ़ लिया ना। 2-2 घंटे देने से तो बेटर ही है ना कि आपने 10 दिन 2 घंटे दिए हैं किसी एक चीज को, या 5 दिन आपने 2 घंटे दे दिए। टाइम आपका बचा, वही बचा हुआ टाइम आप अदर उसमें चीजों में लगाइए। तो आपको अगेन स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको 2 घंटे टाइम पेपर में कभी नहीं देना है। आर्टिकल पढ़ो बस, वो भी कहीं से आप फॉलो अप कर लो, उसका आप आर्टिकल देखो। बाकी ट्राई करो कि मैं मंथली मैगजीन लूं। कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स आपकी आती हैं, लाइक अच्छे इंस्टीट्यूट्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, आप उस मैगजीन से पढ़िए। अच्छा, लक मैटर करता है यूपीएससी में? ऑफ कोर्स, हाँ मुझे लगता है। कोई एक एग्जांपल है आपके पास? एग्जांपल, ओके, ठीक है। तो मैं एक पर्सन को जानती हूँ, दे आर वेरी मतलब बहुत लेबोरियस थे। 5-6 अटेम्प्ट उन्होंने दिए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अब उनका जो मेन रीजन रहा, थोड़ा बहुत ही लक मैटर करता है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत हावी पड़ जाता है इंसान पे। तो उस पर्सन ने जितने प्री दिए वो क्वालिफाई किए हैं, मेन सारे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन फाइनल जो उसका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया ड्यू टू इंटरव्यू। नहीं हो पाया कि वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक भी बार नहीं कर पाए इंटरव्यू में क्वालिफाई। अगर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैटर कर रहा था उनका लक, कि उस इंसान के पास नॉलेज बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी पे भी उन्होंने काम किया अपने, ऐसा नहीं कि भाई मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो पर्सनालिटी में इशू है, उस पर उन्होंने काम किया। लेकिन फाइनल रिजल्ट से वो रह जाते थे 1 मार्क्स, कभी कभी 1.5 मार्क्स, कभी कभी पॉइंट में मार्क्स। तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर उनकी किस्मत थोड़ी साथ देती तो हो जाता, या ऐसी चीजें रहती। तो कम ही है, उसका बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसे ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर जिसका हमेशा मेंस निकला है, प्री निकला है, लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं निकल पाया। वो लक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और ऐसा होता है कि कई बार आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपने चौथी साल 3-4 एग्जाम दिए और सारे एग्जाम में आप पास हो, फिर आप चूज करोगे उसमें से कि मैं कौन सा ज्वाइन करना है। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगेन एक टाइम होता है, और वो टाइम होता है कि इस साल आपका होना ही होना है, तो वो हो जाता है। वो पता चलने लगता है कि अब टाइम आ गया है, क्योंकि ये सब तभी होता है जब फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला होता है। अच्छा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आता हूँ। वैसे तो आप बड़ा बिजी रहती हैं, पर कभी आप फ्री रहती हो? जी, वैसे तो मुझे लगता है रहती नहीं होंगी, पर फिर भी अगर आप कभी रहती तो क्या करना पसंद है आपको? एक्चुअली मुझे अकेली जब थोड़ा घूमना पसंद है। मुझे घूमना मुझे काफी अच्छा लगता है। कई बार अकेले बैठना अच्छा लगता है कि मैं शांति से बैठी रहूं, मुझे कोई बोले नहीं। चुपचाप मेरा काम है बोलना इतना ज्यादा, तो मैं कभी कभी अकेले बैठना बहुत पसंद करती हूँ कि मुझे कोई नहीं चाहिए आसपास, मैं शांति से बैठी हूँ, गाने वगैरह सुन रही हूँ, दैट्स इट। कोई देखने वाला ये ना कहे कि डिप्रेशन में तो नहीं है ये। उन लोगों को लग जाता है, बट मैं डिप्रेशन में रहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले काफी अच्छा एंजॉय कर लेती हूँ। तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, या फिर मेरे को कोई पर्सन बहुत पसंद है तो उसके साथ मुझे फिर रहना है, मैं फिर क्वालिटी टाइम उसके साथ बिताना पसंद करती हूँ। अच्छा, खाना क्या पसंद है आपको? डांस मुझे बहुत पसंद है। एक चीज उसमें रह गई थी, डांस इज माय फेवरेट। अकेली होती तो मैं डांस भी करती। देखी मैंने आपकी हाँ, तो डांस मुझे बहुत पसंद है। दैट इज माय फेवरेट। तो फ्री टाइम में एक ये भी है कि डांस एक्टिविटी है, डांस। यस। अच्छा, खाना? खाने में मुझे आलू
की सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा, बनानी आती है आपको? एग्जैक्टली बहुत अच्छी बनानी आती है और सारे कॉन्टिनेंटल फूड बना लेती है एक्सेप्ट नॉनवेज, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती इसलिए नॉनवेज नहीं बनाना आता है। अच्छा, आज अगर आप यूपीएससी मेंटोर ना होती तो आपने कभी सोचा है कि यार मैं ये ना तो ये काम कर रही होती? इतना डीप डाउन तो नहीं सोचा, बट मैंने हाँ ये जरूर सोचा कि अगर मैं यूपीएससी में नहीं चाहती और बचपन से अगर मुझे डांस का माहौल मिला होता तो आई कैन बी अ कोरियोग्राफर, या फिर मैं कोई इन्हीं सारी चीजों में फिर आर्ट्स वगैरह में जाती, मतलब कोरियोग्राफर होती या फिर फर्दर मोटिवेशनल स्पीकर टाइप भी हो सकती थी। अच्छा, यूपीएससी का चेयरमैन आपको बनाया जाए, यस, तो क्या चेंजेस करने वाली हैं आप स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए? सबसे पहले तो मैं ना, एक तो एज लिमिट वाला बहुत इशू रहता है कि एज लिमिट बढ़ानी चाहिए, मैं घटाना चाहूंगी। आई नो बच्चे मुझे गालियां देंगे बट मैं बताती हूँ रीजन इसका, क्योंकि जब बहुत एक टाइम हो जाता है ना और बहुत ओल्ड एज में जाकर के सिलेक्शन होता है ना, तो आपको मॉडिफाई करने में दिक्कत आती है प्रशासन के अनुसार, क्योंकि वो लोग रिजिड हो जाते हैं। फिर दूसरा ये कि सर्टिफिकेशन वाला जो है ना, ओबीसी और एनसीपीएल टेस्ट सर्टिफिकेट आपकी है, एनसीआर नॉन क्रीमी लेयर वाला जो भी सिखाता है, उसका सर्टिफिकेशन को जो असेसमेंट करने का तरीका है, चेक जो डीप चेक नहीं होती है, मैं उसको चाहूंगी जरूर किया जाए, क्योंकि उसके साथ बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, उससे रैंक ऊपर नीचे हो जा रही है। अभी हाल ही का मामला था, एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका सिलेक्शन होता है और नॉन क्रीमी लेयर में वो आई, उनके फादर जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो 5 लाख का बैग लेकर के घूम रही हैं, वो दुबई में जा रही हैं, घूम रही हैं, और वो इसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के वो आपकी आईपीएस बन गई। तो बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ ना, पूजा खेड़कर का आपने केस देखा, भाई आप यूपीएससी हो, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो ये जो चेक करने वाला तरीका है ना, डीप डाउन जाकर के चेक करना, इतने फर्जी चीजें आपको कैसे मिल रही हैं, आप फर्जी चेक नहीं कर पा रहे हो और आप यूपीएससी हैं, तो ये 2 चीजें मैं जरूर रिफॉर्म करना चाहूंगी। अच्छा, यूपीएससी के लिए रात में पढ़ना सबसे बेहतर है या सुबह? मुझे रात में पढ़ना पसंद है, लेकिन सबका अपना अपना वो होता है। मैं जो है रात में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ और दोपहर में मुझे सोना अच्छा लगता है। अच्छा, नोट्स डिजिटल होने चाहिए या हैंड रिटन, क्योंकि आज का डिजिटल जमाना है? लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको ऐसे लिखना है, तो आपके लिए डिजिटल नोट्स नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना है किसी चीज से तो आप पढ़ भरे लो, लेकिन नोट्स आप अपने खुद के ही बनाओ। अच्छा, मेंस या प्रीलिम कौन ज्यादा टफ है? मैं कहूंगी प्री ज्यादा टफ होता है जनरली, क्योंकि आप जब उसको ही पास करोगे तभी मेंस की तरफ जाओगे ना, क्योंकि कुछ लोग जो अभी यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है ना आज के टाइम में, वो प्री ओरिएंटेड नहीं होती है, वो मेंस की तैयारी कराते हैं आपको, प्री में बताते ही नहीं है क्या आएगा। प्री की तैयारी आपको खुद करनी होती है, तो एक बार आपका प्री निकल जाए तो मेंस निकलने की संभावना ज्यादा रहती है लोगों की, क्योंकि वो पहले से पढ़ करके बैठे होते हैं, लेकिन लोगों का प्री ही नहीं निकल पाता है। अच्छा, पढ़ते समय या पढ़ाते समय टी पसंद है कॉफी आपको? कॉफी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़े या रेफरेंस बुक? पहले एनसीईआरटी देन रेफरेंस बुक। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि मोटिवेट अपने आप को कैसे करें स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बच्चों के कंधे बड़े नाजुक हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहे? मैं एक्चुअल में ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए अटपटा होगा, क्योंकि मैं ज्यादातर मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग पे इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेट पर्सनली बहुत रहती हूँ, मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तो बच्चे जो आजकल मोटिवेशन ले रहे हैं वो रील्स से लेते हैं। ये मोटिवेशन गलत है कि आप रील्स देख करके मोटिवेट हो रहे हो, रील्स देख करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। नेवर कम टू दिस फील्ड। अगर यूपीएससी की तैयारी रील देख करके करने आए हो तो मत आना भाई, जेन्युइनली, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि वो मोटिवेशन आपका 1 घंटे का होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे चल जाएगा, एक दिन चल जाएगा, मान लो 2 महीने चल जाए, ठीक है, लेकिन उससे आगे वो नहीं चलता। यूपीएससी तो बड़ी रेस है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो जस्ट थिंक अबाउट कि आपने इसको शुरू क्यों किया था, आपने जब इसकी शुरुआत करी तो आपके दिमाग में क्या था, किस उद्देश्य से आपने शुरू किया ये तैयारी। अगर आपको उद्देश्य पता है, आपको चैलेंजेस पता है इसके, और आप ये जानते हो कि इस रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो अपने आप को कूल रखना। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है यूपीएससी प्रिपरेशन की, कि यू हैव टू बी पेशेंट ड्यूरिंग ऑल द प्रिपरेशन। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो और आप छोटी छोटी चीजों से भटक रहे हो, तो आपको आगे सर्विस में जाके ना जाने क्या क्या हैंडल करना है। मैं देखती हूँ लोग कि आजकल वो, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात नहीं हुई, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी बात नहीं हुई, आप इसमें उलझे हुए पड़े। भाई इसमें भी बुराई नहीं है, मैं कहती हूँ आप जनजेड में हैं, आपकी बुराई नहीं है इसमें, लेकिन चूज एज पार्टनर जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हो।
फिर ऐसे पार्टनर को आप चूज, ऐसा ना हो जो पीछे खींच रहा हो आपको। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उससे तुरंत आप अपनी नॉट्स कट करें। मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आप ये सोचो कि आपने शुरुआत क्यों करी थी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि इसके बाद अल्टरनेटिव आपका कुछ दूसरा है तब तो ठीक है भाई। अगर आपको पता है कि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, तो फिर आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे कि फिर रास्ता ही नहीं बचा है। मैं जनरली देखती हूँ यूपीएससी तैयारी में मध्यम वर्गीय बच्चे आते हैं मोस्टली। बिजनेसमैन का बच्चा देखा है आपने कभी यूपीएससी की तैयारी करेगा? नहीं करेगा भाई, उसका बिजनेस है। आपका पिताजी अगर खेत बेच करके आपको पढ़ा रहे हैं तो उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या है? फिर आप बेवकूफ है अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो। मेरी नजरों में आप बेवकूफ है। ये हार्श शब्द है लेकिन ये रियलिटी है। आपको फिर भी मोटिवेशन की जरूरत है। आप 4 किताबें वो देख लेते हो, आपको लगता है कि इन किताबों को पढ़ करके मोटिवेट हो जाऊंगा मैं। किताबें मुझे अच्छी चीज देती हैं, बहुत अच्छी चीज, विचारों में आपके बदलाव ला सकती हैं। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, सारी कुछ है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के लिए किताबें पढ़ रहे हैं तो किताबें भी कितने दिन आपका काम करेंगी? आप लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट तो नहीं रह सकते। आप मेरी इस स्पीच को देख करके, मैंने जो स्टॉक पे इतनी बड़ी स्पीच थी, बहुत सारे नीचे उसमें कमेंट्स थे, बहुत सारे लोग हैप्पी थे, मोटिवेट हो रहे थे मेरी उस चीज को सुन करके। जब तक उन्होंने वो चीज फील ही नहीं करी है, मैं मानती हूँ वो प्रेज कर सकते हैं मुझे, लेकिन वो सिचुएशन में नहीं रह सकते। आपको पता है आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो आपका मोटिवेशन सिर्फ आप हो, और कोई आपको मोटिवेट कभी नहीं कर सकता है। सजेशन होते हैं वो सारे, वो मोटिवेशन नहीं, इट्स जस्ट अ सजेशन। उसको कैसे अप्लाई करना है ये आपके ऊपर। थैंक यू सो मच मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप इतना बिजी रहती हैं फिर भी अपने कीमती समय में से हमें इतना टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। अगेन थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि आगे भी अगर मुझे बात करनी हो तो आप इतना ही इजीली मुझे टाइम दें। बिल्कुल सर, श्योर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकम हियर एंड अगेन थैंक्स। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। में फिर मिलूंगा एक और स्पेशल शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।